चलिए इस वीडियो में हम नेस्टेड फॉर लूप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से इस नेस्टेड वर्ड का मतलब हम देख लेते हैं। नेस्टेड का मतलब होता है जब आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डालते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपने दूसरे बॉक्स को डाला, इस दूसरे बॉक्स के अंदर आपने तीसरे बॉक्स को डाला, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके नेस्टेड बॉक्सेस। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या की, नेस्टिंग किया आपने यहाँ पर, मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया। तो नेस्टेड फॉर लूप क्या हो गए, जब आप एक फॉर लूप को दूसरे फॉर लूप के अंदर डाल देंगे तो उसको नेस्टेड फॉर लूप कहेगी। तो क्या होगा, एक आउटर फॉर लूप होगा और एक इनर फॉर लूप होगा। मतलब क्या होगा, आउटर फॉर लूप कौन सा होगा, एक आपके पास एक आउटर फॉर लूप होगा और आपने क्या किया, इस फॉर लूप के अंदर आपने एक और फॉर लूप को डाल दिया। ठीक है, जैसे कि सिंटैक्स में देखें तो आपने एक फॉर लूप बनाया यहाँ पर, ठीक है, और ये उसकी बॉडी हो जाएगी यहाँ पर, और इस फॉर लूप के अंदर आपने एक और फॉर लूप को डाल दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेस्टेड फॉर लूप कहेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप एक फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक ही फॉर लूप डालें, आप इस फॉर लूप के अंदर यहाँ पर एक और फॉर लूप डाल लीजिए, और जो ये फॉर लूप है आपके, इन फॉर लूप के अंदर आप फिर से फॉर लूप डाल सकते हैं। तो ऐसा आप कितनी बार भी कर सकते हैं, इसी को हम नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। तो इसमें कुछ खास और है नहीं बताने को, और क्या मतलब फॉर लूप हमने समझ लिया है कि फॉर लूप कैसे बनाए जाते हैं। तो सीधा एग्जांपल्स पर हम डाइव करते हैं, मतलब कुछ एग्जांपल समझेंगे कि कैसे हम नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, और एग्जांपल समझने के बाद हम ब्रेक, कंटिन्यू और लेबल को हम समझेंगे। मतलब ब्रेक कंटिन्यू भी वैसे हमने समझ लिए हैं, लेकिन नेस्टेड फॉर लूप में ब्रेक कंटिन्यू कैसे काम करते हैं हम वो देखेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ इस जो ये पैटर्न है हमारा, इसको प्रिंट कराने की हम कोशिश करेंगे नेस्टेड फॉर लूप की मदद से। वैसे हमने इसको सिंपल फॉर लूप से भी प्रैक्टिस में हमने इसको किया था, जो हमारी प्रोग्रामिंग सीरीज थी उसमें फॉर लूप की सीरीज थी, उसमें हमने इसको ऐसे नॉर्मल फॉर लूप से कर दिया था, लेकिन इस बार हम इसको नेस्टेड फॉर लूप से करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, और प्रोग्राम क्या होगा कि ये प्रोग्राम बनाएंगे हम इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। बहुत आसान लग रहा होगा फिलहाल आपको ये, अगर आपने फॉर लूप अच्छे से कर लिया होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, फॉर लूप करेंगे, और 1 से लेकर 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर वैल्यू जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इंट आई इक्वल टू 1 और 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। अब इक्वल टू तो हमको लगाना पड़ेगा क्योंकि 5 तक चलवाना है हमको, 4 तक नहीं चलवाना। अगर यहाँ पर हम ये इक्वल टू हटा देते हैं तो 4 तक चलेगा, क्योंकि जैसे कि 5 होगा, 5 लेस देन 5 क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, और 4 लेस देन 5 क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब 4 लेस देन 5 तक चलेगा, 1 2 3 4 4 बार चलेगा। ठीक है, तो इक्वल टू हमको यहाँ पर लगाना होगा, फिर आई प्लस प्लस करेंगे, और हम क्या करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब SOPLN लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में, SOPLN, और यहाँ पर एक स्टार प्रिंट करा देंगे। तो कैसे होगा यहाँ पर देखते हैं, आई की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन और इक्वल टू 5 आपका ट्रू होगा, नीचे आएगा एक स्टार प्रिंट होगा। फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट एलन है तो आपका जो कर्सर होगा वो नीचे वाली लाइन में चला जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू, नीचे फिर एक स्टार प्रिंट। इस स्टार प्रिंट कराने के बाद प्रिंट एलन था तो यहाँ पर नीचे, और इस टाइप से आपके 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अब आप देखें, वहां पर आपने ये लाइन प्रिंट की है ना, क्या की है, ये लाइन प्रिंट की है। अब आप नोटिस करिए कि जब आई की वैल्यू 1 थी तो इस साइड वाली लाइन भी एक बार प्रिंट हुई, जब आई की वैल्यू 2 थी तो 2 स्टार प्रिंट होते हैं, जब आई की वैल्यू 3 थी तो 3 स्टार प्रिंट होते हैं, जब आई की वैल्यू 4 तो 4 स्टार प्रिंट। तो हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर 2 फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप डालेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए कि जब आई की वैल्यू 1 थी तो 1 स्टार प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू 2 थी तो 2 स्टार प्रिंट हुए। मतलब हम क्या करेंगे, नीचे जाने के लिए तो हमारा आउटर फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, और जो ये इस साइड वाले स्टार प्रिंट हो रहे हैं 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, इसके लिए हम इनर फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दे कि जो ये एक स्टेटमेंट लिखवाता हूं मैं आपको, एसओपी मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मानिए आप यहाँ पर क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का मतलब आपको यहाँ पर पता होगा क्या करता है, जैसे कि आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है
से स्टार प्रिंट कराया, तो क्या होगा, स्टार प्रिंट कराने के बाद आपका कर्सर यहीं रह जाएगा। मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आपने स्टार कराया और उसके बाद आपने SOPLN मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln 2 करा दिया, तो क्या होगा, आपका कर्सर चूंकि यहीं पर ही है, पहले तो स्टार प्रिंट हुआ और प्रिंट क्या कराता है, आपका कर्सर वहीं पर ही रखता है और नीचे जाएगा तो प्रिंट ln 2 प्रिंट कराकर फिर नीचे कर्सर आपका जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट और प्रिंट ln में आपका डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम कि अगर हम इस स्टेटमेंट को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट को आई जितनी बार चलाए, जितनी बार आपका आई है उतनी बार चलाए तो हमारा काम बन सकता है ना। यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है तो सिर्फ एक बार चलाए इस स्टेटमेंट को, अगर आई की वैल्यू 2 है तो हम इसको 2 बार चलाए। और ऐसे चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर लूप का, है ना। ऐसा यूज करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो चलिए करते हैं काम। तो हम एक और फॉर लूप बनाते हैं इसके अंदर, और इंट जे इस बार मैं वेरिएबल ले लेता हूं। इसके जो यहाँ पर आई है, आप यहाँ पर आई मत लिखना क्योंकि आई ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है मेमोरी में, अब आप फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो जे की वैल्यू 1, अब 1 से लेकर कितनी बार, 2, 3, 4, मतलब जितनी आई की वैल्यू है ना, जे शुड बी लेस देन और इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, जे की वैल्यू 1 होगी और पहली बार के में क्या होगा, 1 लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब सिर्फ एक बार चलेगा। दूसरी बार के में क्या होगा, 1 और 1 लेस देन और इक्वल टू 2 होगा सबसे पहले, फिर क्या होगा 2 लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 बार चलेगा। तो जितनी बार आई की वैल्यू होगी उतनी बार ही हमारा ये वाला लूप चलने वाला है। और फिर वही स्टेटमेंट लिख देते हैं हम यहाँ पर SOP स्टार, ठीक है, SOP स्टार। लेकिन दिक्कत क्या आने वाली है, अब ये समझिए आप। यहाँ पर सपोज करिए मैं इसको ऐसे ही रन करा देता हूँ, आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 5 आपका ट्रू नीचे आएगा। जे की वैल्यू 1, 1 लेस देन और इक्वल टू आई, आई की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 लेस देन और इक्वल टू 1 क्या होगा, आपका ट्रू होगा। ट्रू होते ही नीचे आएगा और एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 2 होगी और आई की वैल्यू हमारी अभी 1 है, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 1 आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर क्या होगा, नीचे आएगा और कर्सर अभी हमारा कहाँ पर है, कर्सर अभी हमारा यहीं पर ही है क्योंकि ये प्रिंट आपका यहाँ पर आपने यूज किया है। तो फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी एक और 2 हो जाएगी, 2 लेस देन और इक्वल टू 5 आपका ट्रू होगा। नीचे आएगा जे इक्वल टू 1 और 1 लेस देन और इक्वल टू 2 चेक करेगा क्योंकि आई की वैल्यू अब हमारी 2 हो चुकी थी, तो ट्रू होगा। और फिर क्या होगा, नीचे आएगा एक स्टार यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन और इक्वल टू 2 ट्रू, और यहीं पर स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो हमको करना क्या है ऐसा कि जैसे ही आपकी ये लाइन प्रिंट हो, इसके बाद इस लाइन के प्रिंट होने के बाद आपका जो कर्सर है वो नीचे वाली लाइन में चला जाए। मतलब जैसे ही आपका ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हो तो आपका जो कर्सर है वो नीचे वाली लाइन में चला जाए। तो नीचे वाली लाइन में कर्सर को पहुंचाने के लिए आप यहाँ पर SOPLN खाली लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, SOPLN बस। इसके अंदर कुछ आपको पैरामीटर्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन भी आपका एक मेथड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कोई आर्ग्यूमेंट्स पास कराने की अब जरूरत नहीं है। प्रिंटलन क्या करेगा, सिर्फ हम कर्सर को नीचे मूव कराने के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब क्या होगा, जैसे ही स्टार प्रिंट हुआ आपका ये फॉर लूप जो है ये फॉल्स हुई, इस फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हुई, फिर नीचे आएगा और SOPLN देखेगा तो क्या करेगा, कर्सर नीचे पहुंचा देगा और कर्सर नीचे पहुंचाएगा ऊपर हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू, और इसी टाइप से जे की वैल्यू 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 2, इस टाइप से आपका फिर से यहाँ पर एक स्टार और फिर नीचे यहाँ पर जैसे ही आएगा और 3 स्टार प्रिंट हो गए। तो इस टाइप से आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम ब्रेक का इस्तेमाल समझेंगे नेस्टेड फॉर लूप के अंदर। तो सपोज करिए मेरे पास एक फॉर लूप और ये इनर फॉर लूप, ये आउटर फॉर लूप, ये इनर फॉर लूप, और सपोज करिए मैं इनर फॉर लूप के अंदर ब्रेक लगाया है, तो कौन सा फॉर लूप जो है हमारा टर्मिनेट होने वाला है। तो क्या होगा, जैसे ही ये फॉर लूप यहाँ पर आएगा इसके अंदर इसको ब्रेक दिखेगा। तो अगर इनर फॉर लूप के अंदर आपका ब्रेक है, ब्रेक क्या करता है, करंट लूप को टर्मिनेट कर देता है ना, करंट लूप को टर्मिनेट कर देता है। तो जैसे ही ब्रेक दिखेगा, सपोज करिए ब्रेक यहाँ पर इसको दिखा, तो क्या होगा, ब्रेक दिखते ही आपका जो कंपाइलर है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक वहां पर पहुंचा देता है जो आपका फॉर लूप होता है उससे नीचे वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं उन तक पहुंचा देता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे, तो फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 1, आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर दे देते हैं फॉर इंट जे इक्वल टू
1 और j शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 और j प्लस प्लस। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ ऐसा किया और हम लिख देते हैं यहाँ पर इफ j इक्वल 1। ठीक है, j इक्वल 1 यहाँ पर लिख देते हैं ब्रेक। ठीक है, कुछ ऐसा हमने यहाँ पर कर दिया है। तो क्या होगा, i की वैल्यू 1 1 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू, नीचे आएगा j की वैल्यू 1 1 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू, नीचे आएगा। फिर वो चेक करेगा कि j की वैल्यू क्या है, 1 इक्वल 1 क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर इसको ब्रेक दिखेगा, ब्रेक दिखते ही ये लूप रुक गया और यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से कहाँ पर जाएगा, यहाँ से ये सीधा यहाँ पर जाएगा, i प्लस प्लस होगा। क्यों, ये बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इनर लूप ही तो सिर्फ टर्मिनेट हुआ है आपका। कौन सा लूप टर्मिनेट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला लूप जो आपका इनर लूप है। आउटर लूप में तो अभी आपका अपडेट भी होगा, कंडीशन चेक भी होगी और नीचे भी आएगा। तो i की वैल्यू 1 बढ़ेगी, 2 होगी, 2 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू होगा, नीचे आएगा j की वैल्यू 1 होगी फिर से और 1 इक्वल 1 तो ट्रू होगा, ब्रेक होगा, ये लूप फिर से रुक जाएगा और यहाँ पर नीचे पहुंच जाएगा एग्जैक्ट इस लूप के नीचे वाले स्टेटमेंट्स पर। अगर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखे होगा इस बॉडी के अंदर तो वो भी चलेंगे और फिर यहाँ से अपडेट होगा। तो मतलब क्या करता है, अगर ब्रेक जो है इनर लूप के अंदर होता है तो सिर्फ और सिर्फ वो इनर लूप को रोकता है, आउटर लूप को नहीं रोकेगा। आउटर लूप आपका ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन सपोज करिए ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ ना होकर यहाँ होता, अगर ब्रेक स्टेटमेंट आपका आउटर लूप में होता है, ये क्या है हमारा इनर लूप और ये हमारा आउटर लूप, तो इस आउटर लूप के अंदर अगर हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता तो ये पूरे लूप को टर्मिनेट कर देता, पूरे आउटर लूप को टर्मिनेट कर देता। और जो आउटर लूप टर्मिनेट हुआ है तो इनर लूप तो टर्मिनेट होगा ही, क्योंकि इनर लूप आउटर लूप के अंदर है। तो जैसे ही ब्रेक होगा, ब्रेक होते ही क्या करेगा, इस लूप से बाहर निकालेगा इसको, इस लूप से बाहर निकालते ही यहाँ पर आपके जो स्टेटमेंट हो गए वे चलना शुरू हो जाएंगे। और अब यहाँ से वो ऊपर थोड़ा जाएगा कि अभी यार इनर लूप भी है मेरे पास, उसके पास थोड़ा जाएगा उसको अब वो भूल जाएगा, क्योंकि इसको आउटर लूप को ही टर्मिनेट हो गया है तो इनर लूप कहाँ से चलेगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से ऐसे नीचे चला जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट अगर आपका इनर लूप के अंदर है तो सिर्फ और सिर्फ इनर लूप टर्मिनेट होगा, अगर आउटर लूप के अंदर है तो दोनों लूप टर्मिनेट हो जाएंगे। तो ऐसा था हमारा ब्रेक का कुछ फंक्शन। अब हम एक बार कंटिन्यू और समझ लेते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा कोड लिखा कंटिन्यू स्टेटमेंट को डिपिक्ट कराने के लिए। तो देखते हैं इसको कैसे एग्जीक्यूट होगा। i की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू होगा। फिर j की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू होगा। नीचे आएगा, चेक करेगा क्या j की वैल्यू 2 है, नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा चल जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट इस बार अभी तक नहीं चला तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा j प्लस प्लस, j की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन और इक्वल टू 5 आपका ट्रू होगा। और फिर नीचे आएगा और चेक करेगा कि क्या j 2 के बराबर है, तो आंसर होगा यस। और कंटिन्यू, और कंटिन्यू स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर क्या करता है, जो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है वो फॉर लूप के अंदर सीधा हमको अपडेट के पास पहुंचा देता है। ठीक है, सीधा हमको कहां पर, अपडेट के पास। तो जैसे ही कंटिन्यू दिखेगा इस लूप के अपडेट के पास वापस कंपाइलर जाएगा और j प्लस प्लस हो जाएगा, j प्लस प्लस यानी कि 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू। फिर आएगा क्या 3 2 के बराबर है, नहीं है तो नीचे आएगा और एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 क्या 2 के बराबर है, नहीं तो एक स्टार। फिर 5 क्या 5 2 के बराबर है, फिर नहीं तो मतलब 4 स्टार प्रिंट हो जाएगी जब एक बार ये लूप चलेगा। फिर ऊपर i की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन और इक्वल टू 5 और फिर से 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार 4 स्टार प्रिंट हो गए, मतलब 20 बार आपका जो है 20 स्टार ऐसे प्रिंट हो जाएंगे एक लाइन में इस प्रोग्राम की मदद से। लेकिन सपोज करिए कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पर लगाते हैं तो क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर आप आउटर लूप के अंदर लगाते हैं तो क्या होता है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर आउटर लूप में लगाते हैं तो आपको आउटर लूप के अपडेट में पहुंचा देगा। क्या करेगा, जो आपका आउटर लूप है उसके अपडेट स्टेटमेंट में आपको आपका कंपाइलर पहुंचा देगा। और अगर इनर लूप के अंदर लगाते हैं तो जो आपका इनर लूप का अपडेट स्टेटमेंट है उस पर पहुंचा देगा। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको नोटिस करनी होगी, जो हमारा फॉर लूप होता है उसमें कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कराता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट आपको इटरेशन को स्किप करा के सीधा अपडेट पर पहुंचाता है। कहाँ पर पहुंचाता है, अपडेट पर। लेकिन वाइल और डू वाइल लूप में ऐसा नहीं होता। वाइल और डू वाइल लूप में क्या होता है, वाइल और डू वाइल लूप में अगर कहीं पर कंटिन्यू मिलता है तो वो आपको कंडीशन पर पहुंचाता है, कंडीशन चेक पर। कहाँ पर, कंडीशन चेक पर। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम यहीं पर ही वाइल और डू वाइल लूप का। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इंट i इक्वल टू 1, ठीक है।
और फिर वाइल लिख देता हूँ यहाँ पर, वाइल आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5, और यहाँ पर SOPLN आई की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ और लिख देता हूँ इफ आई इक्वल 1। ठीक है, अगर आई की वैल्यू 1 है तो आप क्या करिए, यहाँ पर कंटिन्यू लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कंटिन्यू लिख दिया और आई प्लस प्लस करा दिया। ठीक है, तो आएगा, आई की वैल्यू 1 होगी, चेक करेगा 1 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू होगा, SOPLN आई मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर चेक करेगा कि क्या 1 1 के बराबर है, तो आंसर होगा ट्रू, और फिर कंटिन्यू। तो जैसे ही इसको कंटिन्यू मिलेगा ये आपको सीधा यहाँ पर पहुंचा देगा। मतलब कहाँ पर, कंटिन्यू स्टेटमेंट आपको कंडीशन चेकिंग पर पहुंचाता है वाइल और डू वाइल लूप में, और कंटिन्यू स्टेटमेंट आपको अपडेट पर पहुंचाता है फॉर लूप में। ठीक है, तो ये डिफरेंस था हमारा कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट का डू वाइल और फॉर लूप के अंदर। तो इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को नेस्टेड फॉर लूप्स में। अब हम लेबल्स के बारे में बात करेंगे कि लेबल्स क्या होते हैं जावा प्रोग्राम्स में। तो लेबल नेम्ड ब्लॉक्स होते हैं, मतलब आपने एक ब्लॉक बनाया ऐसे कर्ली ब्रेसिस लगाकर, या फिर ना भी लगाओ कर्ली ब्रेसिस, तो एक ब्लॉक बनाया आपने कोई, और उस ब्लॉक को कोई आपने नाम दे दिया। ठीक है, उस ब्लॉक को आपने कोई नाम दे दिया तो उसे लेबल कहते हैं। अब लेबल बनाते कैसे, आपको सबसे पहले एक वैलिड आइडेंटिफायर नेम लिखना होगा। इस लेबल की जगह आपको कोई एक वैलिड आइडेंटिफायर नाम लिखना होगा, जैसे कि मैंने लिख दिया भाई लूप। ठीक है, लूप एक वैलिड आइडेंटिफायर नाम है, और फिर आपको यहाँ पर से ये कोलन लगाने होंगे, और फिर अपना ब्लॉक लिखना होगा। ब्लॉक आप ब्लॉक होते हैं, जो मतलब आप ब्लॉक बनाना चाहते हैं, जिस ब्लॉक को आप नाम देना चाहते हैं, उस ब्लॉक को आपको इस आइडेंटिफायर और कोलन के बाद में लिखना होगा। जैसे कि मेरे पास एक ब्लॉक है, मेरे पास ये बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, और इन स्टेटमेंट्स को मैं कुछ नाम देना चाहता हूँ जिससे कि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ। जैसे कि आपका मेथड्स होता है, ठीक है, आप मेथड डिक्लेयर करते हैं और उस मेथड के अंदर आप फिर बहुत सारे स्टेटमेंट डाल देते हैं, है ना। तो इसी तरह मेरा लेबल होता है। लेबल हम कुछ स्टेटमेंट्स को एक नाम दे सकते हैं। तो मैं लेबल 1 लिखता हूँ इसका नाम, और फिर एक कोलन लगाता हूँ, और फिर कर्ली ब्रेसिस लगाकर उसके अंदर स्टेटमेंट्स डाल देता हूँ। फिर ऐसे ही मैं दूसरा लेबल बनाता हूँ और फिर उसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स डाल देता हूँ। अब लेबल हमको यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप में कैसे इस्तेमाल करने हैं, हम क्या करेंगे कि लेबल्स के इस्तेमाल से हम एक नाम आउटर फॉर लूप को देंगे और एक नाम इनर फॉर लूप को। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, तो आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक नाम देना होगा अपने आउटर फॉर लूप को। कुछ भी नाम दे दीजिए, मैंने आउटर लूप दिया है, और उसके बाद कोलन लगा दीजिए फॉर लूप की बिगिनिंग से पहले, आउटर फॉर लूप की बिगिनिंग से एग्जैक्ट पहले। ठीक है, तो मेरा फॉर लूप यहाँ शुरुआत हुआ, तो उससे पहले मैंने उसको नाम दे दिया। और अब ये क्या है कि जो ये आपका पूरा स्टेटमेंट है, ये आउटर लूप के नाम से जाना जाएगा। फिर फॉर लूप के अंदर मुझको अब इनर फॉर लूप को एक नाम देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आप इनर फॉर लूप की शुरुआत करेंगे, उससे एग्जैक्ट पहले आपको उसका नाम देना होगा और एक कोलन लगा देना होगा। तो इसे इनर फॉर लूप कहते हैं, और उसको आउटर फॉर लूप से हमने नाम दे दिया है ना, आउटर लूप, और इसका नाम इनर लूप। तो अब लेबल्स के अंदर अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करें तो कैसा होगा, अगर मैं लेबल्स के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करूं तो कैसा होगा, यहाँ पर हम ये देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिखा, मैंने आउटर दे दिया इस बार अपने आउटर फॉर लूप को नाम, और फिर कोलन लगाया, फिर अपना फॉर लूप की शुरुआत करी, फिर नीचे गया, इनर फॉर लूप बनाने से एग्जैक्ट पहले मैंने उसको नाम दिया, कोलन लगाया, और इनर फॉर लूप अब मैंने लगा दिया। लेकिन अब मैं करता क्या हूं कि मैं ब्रेक करा देता हूं अपने इनर लूप को। क्या करता हूं, मैं ब्रेक कर देता हूं इनर लूप के। अगर आपको किसी भी लेबल को ब्रेक करना है, किसी भी जो लेबल्ड फॉर लूप है उसको ब्रेक करना है, तो आपको ब्रेक लिखना होगा, और फिर उस जो लेबल्ड नेम है उस फॉर लूप का उसका नाम लिखना होगा। तो मैंने कर दिया ब्रेक इनर। मतलब इनर का मतलब अब ये क्या समझेगा, इनर का मतलब अब ये समझेगा, ये क्या समझेगा, पूरा ये जो आपका इनर फॉर लूप है, इनर का मतलब ये समझेगा। तो ब्रेक इनर का मतलब क्या होगा कि इस पूरे फॉर लूप को ब्रेक कर दो, और जैसे ही ये पूरा फॉर लूप ब्रेक होगा तो आपका कंपाइलर यहाँ पर पहुंच जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर इस आउटर फॉर लूप के अंदर पहुंच जाएगा।
और आउटर फॉर लूप के अंदर पहले यहाँ पर पहुंचेगा, फिर यहाँ से आपकी कंडीशन फिर से चेक होगी, फिर नीचे आएगा, फिर इनर फॉर लूप चलेगा, अगर फिर से इनर फॉर लूप ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर पहुंच जाएगा। लेकिन सपोज करिए मैं यहाँ पर लिख दूं ब्रेक आउटर, क्या लिख दूं, ब्रेक आउटर। ये अगर आपसे कोई कहे कि आप आउटर फॉर लूप को ब्रेक कराइए इनर फॉर लूप के अंदर से, आप ऐसा तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखते हैं, अगर आप यहाँ पर इनर फॉर लूप के अंदर डायरेक्टली ब्रेक लिखते हैं तो वो क्या करता है, आपके इनर फॉर लूप को ही तो टर्मिनेट कराता है। अगर खाली ब्रेक स्टेटमेंट इनर लूप के अंदर लिखोगे तो वो इनर लूप को ही टर्मिनेट करेगा। लेकिन हम लेबल की मदद से इनर फॉर लूप के अंदर से हम इस आउटर फॉर लूप को टर्मिनेट करा देंगे, ठीक है। वो कैसे, ब्रेक लिखा और फिर जो हमारा आउटर फॉर लूप को हमने नाम दिया था वो लिख दिया। तो आउटर का मतलब ये क्या समझेगा, ये पूरा है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, और जैसे ही ब्रेक आउटर होगा ये यहाँ से सीधा यहाँ बाहर निकाल देगा। तो ब्रेक आउटर इसको जहां पर भी मिलेगा, चाहे आउटर फॉर लूप में मिले चाहे इनर फॉर लूप में मिले, ये इसको पूरे लूप से आउटर और इनर दोनों से बाहर निकाल देगा। तो ऐसे ही सपोज करिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, कंटिन्यू। तो फिर आप यहाँ पर प्रेडिक्ट करिए, और कंटिन्यू सबसे पहले इनर से ही हम शुरुआत करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंटिन्यू इनर, ठीक है, कंटिन्यू इनर। तो कंटिन्यू इनर यहाँ पर आपका क्या करने वाला है, आपको यहाँ पर ये प्रेडिक्ट करना है। तो कंटिन्यू इनर तो आपका वही सेम फंक्शन करेगा। कंटिन्यू आप इनर लिख लीजिए इनर फॉर लूप के, अगर आप इनर फॉर लूप के अंदर यहाँ पर लिखते हैं कंटिन्यू इनर, या फिर आप लिखते हैं कंटिन्यू खाली, तो ये दोनों एक ही काम करने वाले हैं, ये आपको सीधा इस फॉर लूप के अपडेट पर पहुंचा देंगे। लेकिन बात आती है, अगर मैं यहाँ पर इनर की जगह कंटिन्यू इनर की जगह आउटर लिखूं, कंटिन्यू इनर की जगह आउटर लिखूं तो क्या होगा, तो कंटिन्यू आउटर आपको सीधा इसके अपडेट स्टेटमेंट पर पहुंचा देगा। मतलब क्या होगा, ये पूरा फॉर लूप तो स्किप हो जाएगा, ये कंटिन्यू आउटर क्या कराएगा, स्किप आउट इनर फॉर लूप, स्किप करा देगा इनर फॉर लूप को, पूरा इनर फॉर लूप आपका स्किप हो जाएगा। वो सीधा यहाँ से इस वाली कंडीशन पर ना पहुंचाकर, इस वाले अपडेट पर ना पहुंचाकर आपको सीधा आउटर वाले फॉर लूप के अपडेट पर पहुंचा रहा है। कहाँ पर, आउटर वाले पर। जैसे एग्जांपल लीजिए आप, ठीक है, इसको हम आउटर देते हैं यहाँ पर आउटर, और फिर फॉर इंट आई इक्वल टू 1 और आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस आपने ऐसे दिया। फिर यहाँ पर आपने एक इनर फॉर लूप बनाया, ठीक है, और एक फॉर लूप यहाँ पर आपने दिया इंट जे इक्वल टू 1, जे शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 और जे प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं कि अगर आई इक्वल टू 1 है, अगर आई की वैल्यू 1 है तो कंटिन्यू, और यहाँ पर आप लिख देते हैं आउटर। तो क्या होने वाला है ये देखिए अब आप, तो आई की वैल्यू 1 होगी 1 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू, जे की वैल्यू 1 होगी 1 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू, फिर 1 इक्वल 1 हो जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। और कंटिन्यू आउटर, जैसे ही कंटिन्यू आउटर होगा वो सीधा यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। और आप क्या एक्सपेक्ट करते थे, अगर यहाँ पर खाली कंटिन्यू लिखते तो वो यहाँ पर पहुँचा देता, और जे की वैल्यू 2 होती, 3 होती, 4 होती, 5 होती। लेकिन अगर आप कंटिन्यू आउटर लिखते हैं तो जे वाला जो फॉर लूप है वो पूरा स्किप हो गया, है ना, 2 3 4 5। जे की वैल्यू ऐसी कहाँ हुई, जे की वैल्यू तो सीधा 1 से खत्म होकर चली गई और सीधा आई की अपडेट हुआ। आई की वैल्यू फिर 2 होगी, 2 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू, नीचे आएगा जे की वैल्यू 1 होगी, और इस बार जे वाला फॉर लूप पूरा चलेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे जे की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जब आई की वैल्यू 1 हुई थी, कंटिन्यू हमने कराया था, तो ये पूरा फॉर लूप स्किप हो चुका था, है ना, ये पूरा फॉर लूप स्किप हो चुका था। जे की वैल्यू बस एक बार 1 हुई थी, और 1 के बाद 2 3 4 5 कहाँ हुई, 2 3 4 5 कहाँ हुई, क्योंकि ये पूरा लूप ही स्किप हमने करा दिया था कंटिन्यू आउटर लूप से। तो इस टाइप से हम यहाँ पर लेबल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। अब हम कुछ 2-4 जो है आउटपुट के क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको CTR की फाइनल वैल्यू बतानी है। CTR हमारे पास एक वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये नेस्टेड फॉर लूप है हमारा, एक फॉर लूप, इसके अंदर दूसरा फॉर लूप, और इस फॉर लूप के अंदर ये स्टेटमेंट है। अगर आपकी बुक में मतलब क्या है, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे हुए हैं, आपको थोड़ा ऐसे गैप कर करके जो है स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इसका मतलब होता है कि ये स्टेटमेंट इसके अंदर है और ये स्टेटमेंट इसके अंदर। तो नॉर्मली ये स्टेटमेंट इसके अंदर भी चला जाएगा, है ना,
तो यहाँ पर इसको हम प्रॉपर इंडेंटेशन कहते हैं। इंडेंटेशन का इस्तेमाल उन्होंने किया है, जैसे कि बताया था, चूंकि इनको एक ही स्टेटमेंट डालना है उसके अंदर, तो इन्होंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हुए हैं। तो इसकी फाइनल वैल्यू बतानी है आपको CTR की, तो पॉज करिए वीडियो और आंसर बताइए। तो कर लिया होगा, चलिए करते हैं इसको। तो I की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू होगा। तो आप सीधे सबसे पहले दूसरे लूप पर आइए। J की वैल्यू 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 5 और J प्लस इक्वल टू 2। मतलब क्या हो रहा है कि J की वैल्यू हर बार 2 से बढ़ेगी, तो मतलब सबसे पहले 1 होगी, फिर 3 होगी और फिर 5 होगी। इस टाइप से आपकी वैल्यू चलने वाली है। मतलब जब I की वैल्यू 1 होगी तो J की वैल्यू 3 बार चलने वाली है ना। फिर I की वैल्यू जब 2 होगी तो फिर से J की वैल्यू कितनी बार चलेगी, 3 बार चलेगी। 1, 3, 5, 3 बार ये कंडीशन ट्रू होने वाली हो। और जैसे ही J की वैल्यू 1 बार चलती है तो CTR की वैल्यू +1 हो जाती है ना, +1 हो जाती है। तो जब J की वैल्यू 3 बार चलेगी, जब I की वैल्यू 1 रहेगी तो CTR की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर I की वैल्यू 2 होगी, फिर से 3 बार चलेगी तो +3 होगी, फिर +3 होगी क्योंकि जब I की वैल्यू 3 होगी। फिर I की वैल्यू 4 होगी तो J की वैल्यू फिर से 3 बार चलेगी। फिर जब I की वैल्यू 5 होगी तो J की वैल्यू फिर से 3 बार चलेगी ना, 1, 3 और 5, तो मतलब +3। तो कितना हो गया, 5, 3 जब 15 है ना, तो 15 इसकी CTR की फाइनल वैल्यू होगी। तो आप जल्दी से इसको कैसे करेंगे, आप दूसरा लूप देखेंगे, J की वैल्यू 1 और यहाँ पर पता लगाएगी कि J की वैल्यू एक बार जब I की वैल्यू बढ़ती है तो कितनी बार चलती है। तो 3 बार चलती है J की वैल्यू, और I की टोटल वैल्यू कितनी बार बढ़ रही है, 5 बार। तो 3 × 5 15। अब दूसरा बताना है कि प्रिंटलन स्टेटमेंट, यानी कि ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा। तो आपको इसको फिर से करके देखिए, ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन मेरी मानिए सबसे इजी है। तो कर लिया होगा यहाँ पर, ये देखिए। तो आपने यहाँ पर ये नोटिस किया होगा, इस फॉर लूप के बिल्कुल आखिर में, इस स्टेटमेंट से बिल्कुल पहले आपको यहाँ पर सेमीकोलन मिला है, और इसको जो है हम कहते हैं पिटफॉल ऑफ अ फॉर लूप। क्या कहते हैं, पिटफॉल ऑफ अ फॉर लूप। पिटफॉल ऑफ अ फॉर लूप में होता क्या, हमने पहले भी बात की होगी इसकी। पिटफॉल ऑफ अ फॉर लूप में होता क्या है कि अगर हम फॉर लूप की जो हमारा, जहां पर हम कंडीशन देते हैं, डिक्लेरेशन और अपडेट कराते हैं, उसके बिल्कुल आगे हम यहाँ पर ये सेमीकोलन लगा दें तो उसकी बॉडी नहीं चलने वाली है। मतलब अगर हमारे पास फॉर लूप है ऐसे और फिर हमने यहाँ पर कोलन लगा दी और उसकी बॉडी यहाँ पर ऐसे है, तो क्या होगा, आपका कंपाइलर यहाँ से सीधा यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यहां से सीधा यहां चला जाएगा, यहां नहीं जाएगा। एक बात फिर से समझिए आप, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसे कि आपका फॉर लूप है, ये आपने यहाँ पर अपना सेमीकोलन लगाया और इसके बाद स्टेटमेंट्स लिखे, तो होगा क्या कि आपका कंपाइलर आएगा, फॉर लूप ये पढ़ेगा और यहीं पर ये स्टेटमेंट रुक जाएगा। मतलब आपका फॉर लूप यहाँ पर खत्म हो जाने को है, आपका फॉर लूप यहीं पर ही खत्म हो जाने का है। जो ये आपके स्टेटमेंट्स हो गए ये एक बार चलेंगे, ये आपके नॉर्मल स्टेटमेंट्स की तरह चलने वाले हैं, जैसे कि आपके नॉर्मल स्टेटमेंट्स चलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आपका ये फॉर लूप यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये तीनों फॉर लूप आपके यहाँ पर खत्म हो जाएंगे और ये आपका एक नॉर्मल स्टेटमेंट हो जाएगा और ये सिर्फ एक बार चलेगा। जैसे कि मैं आपसे कहूँ फॉर, और फिर यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन दे दूँ और फिर यहाँ पर कोलन लगा दूँ और यहाँ पर हमारे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हो, तो वो सिर्फ एक बार चलते हैं अगर सेमी कोलन यहाँ पर फॉर लूप के आगे लगा होता है। क्योंकि कंपाइलर क्या समझता है कि जो ये आपका फॉर लूप है ये यहीं पर ही खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है, खत्म, इसकी कोई बॉडी अब नहीं बची है, इसकी आगे कोई बॉडी नहीं होने वाली है। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, आपको इसको सोल्व करना होगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले सबसे अंदर वाले लूप में आ जाइए और आप देखिए कि कितनी बार ये एक बार के में चलेगा। मतलब जो इसका ऊपर वाला लूप है, इसका पेरेंट लूप है, जब वो एक बार चलता है तो ये कितनी बार चलेगा। तो k की वैल्यू 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 3, 2 लेस देन और इक्वल टू 3 और 3 लेस देन और इक्वल टू 3। मतलब ये एक बार के में 3 बार चलता है, मतलब 3 बार जावा ये एक बार के में प्रिंट कराएगा। अब इससे पेरेंट वाला लूप देखिए कि कितनी बार चलता है, 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब ये भी 3 बार चलता है। इसका पेरेंट लूप 3 बार चलता है। तो क्या होगा, ये जो अगर हम ये दो लूप ले, अगर हम पहले वाले लूप को भूल जाए और ये दो लूप ले, तो ये जावा कितनी बार प्रिंट कराएंगे, ये एक बार के में 3 बार जावा प्रिंट कराता है, एक बार के में 3 बार जावा प्रिंट कराता है और ये यहाँ पर 3 बार चलता है। तो 3 × 3 मतलब 9 बार जावा प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम ऊपर जाए तो ये भी हमारा 3 बार चलेगा।
है ना, 3 बार चलेगा। और ये हमको जो है एक बार के में 9 बार प्रिंट करा रहा है, इसके एक बार के में ये मिलकर 9 बार प्रिंट करा रहा है, तो इसके 3 बार के में मिलके 9 बार प्रिंट कराएगा तो कितना हो जाएगा 27, है ना। तो इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर निकल जाता है। इन आउटपुट क्वेश्चंस का बहुत आसान होते हैं और बोर्ड में तो कुछ पूछता ही नहीं है, बहुत छोटे छोटे से और नाजुक से सवाल पूछता है। तो अभी हमने यहाँ पर प्रोग्रामिंग नहीं की इस वीडियो में, इतनी सिर्फ एक प्रोग्राम बनाया था वो पैटर्न का। तो हम अलग अलग पैटर्न की अलग अलग सीरीज़ की प्रोग्रामिंग सीरीज़ के अंदर वीडियोस डालेंगे, जिसमें हम पैटर्न को कैसे बनाते हैं ये सब सिखाएंगे और अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जब तक आप प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होगा। हमने यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करे ताकि आपको प्रोग्रामिंग में फिर दिक्कत ना हो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।